हाँ जी, कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा पंजाब पीसीएस का फ्री कोर्स जो हमने लॉन्च किया हुआ है। कल क्लास थोड़ी लेट हो गई थी ज़्यादा, एंड आई वाज सो हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड टू सी सो मेनी किड्स स्टेइंग अवेक सो लेट एंड स्टडिंग। तो कल ना 2-3 चीज़ें रह गई थी काम की जो हमें करनी चाहिए थी, बाई चांस मुझसे मिस हो गई। और दूसरी चीज़ क्या है कि ना बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो हम आपको ना जान के छुड़वा रहे हैं। वो इसका रीज़न क्या है कि हमें पता है कि यार या तो हम उसको टेस्ट में बता देंगे आपको, या फिर उसकी हमें इतनी वैल्यू नहीं लग रही है, तो कहीं ना कहीं आप वो ड्रॉ करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे, और जितना हम आपको पढ़ा देंगे ना इन क्लासेस में बहुत रहेगा जीएस के लिए। इसके ज़्यादा अगर आपने पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए तो आप सीसेट पढ़ लो, उतनी देर है ना। इंग्लिश अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो, कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग कर लो, मैथ्स के सवाल 4 ज़्यादा कर लो, अपनी कैलकुलेशन तेज़ कर लो। मैंने मनीष सर को भी बोला है जो सीसेट पढ़ाते हैं, जो अब उनकी क्लास आएगी ना उसमें आपको थोड़ा एक चेंज लगेगा जिस तरह से वो क्लासेस पढ़ा रहे हैं। मैंने उनको बोला है कि बच्चों को ना वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स बताए जाएं, तेज कैलकुलेशन के ट्रिक्स बताए जाएं। वो कहते हैं सर आपने मेरे को पहले नहीं बताया, मैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करा रहा हूँ, तो बता दूं। मैंने कहा पूरा अच्छे से। तो अब वो ना आपको तेज कैलकुलेशन कैसे करनी है, जल्दी डिवीजन कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन निकालना है, वो सारी चीजें भी आपको सिखानी शुरू करेंगे। तो वहां पे भी हमने ज्यादा जोर लगाना है। यहाँ पे हम जितना आपको क्लास में कराएंगे और टेस्ट में कराएंगे, इसके ज्यादा जाने में हो सकता है सवाल आ जाए, हो सकता ना आए, लेकिन वर्थ नहीं है अपने ना महीने खराब करना अगर आप सिर्फ पीसीएस की तैयारी कर रहे हो। अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार हमारा मेंस का बैच जरूर लगाना, आपको पक्का फायदा होगा। चलो जी, बात जो कल रह गई थी वो रह गई थी राइट टू प्राइवेसी की। 24 अगस्त 2017 को आई थिंक, या जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो हमारा उस समय ना आधार का केस चल रहा था, उसमें एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 1 पेज की का ऑर्डर दिया था और 550 पेज की जजमेंट दी थी, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि राइट टू प्राइवेसी, मैं अपने बेडरूम में क्या कर रहा हूँ, मैं अपने डेटा मेरा है, मैं अपनी मर्जी से अपना डेटा किसी को दे दूँ, बट अदरवाइज ये मेरा प्राइवेट जो मेरा मैटर है, माई पर्सनल लाइफ, राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, देयरफॉर इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ फ्रीडम्स गारंटेड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें आपको प्रीलिम्स में एक तो ये जजमेंट पता होनी चाहिए, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें उन्होंने क्या बोला है कि राइट टू प्राइवेसी भी क्या है, एक हम सब इंडिविजुअल्स का फंडामेंटल राइट। इसका मतलब क्या हुआ ये आज समझेंगे। राहुल शर्मा वो सेइंग कि इन लाइक नॉट द लास्ट क्लास बट द वन अर्लियर, कि अगर फंडामेंटल राइट्स में हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो बोलेगी पहले नीचे चले जाओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, ऐसा नहीं होता। वही तो सारा पॉइंट है आर्टिकल 32 का। ठीक है, क्लियर। अब है क्या आपको फंडामेंटल राइट मिल गया, राइट टू प्राइवेसी। इससे एक चीज और हुई, फिर मेरे ख्याल से 24 अगस्त को ये हुआ था, फिर इसी की लाइट में एक और जजमेंट आई फिर 6 सितंबर के आसपास। वो क्या थी कि अब मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी तो मेरे पर्सनल मैटर है, ठीक, तो और मैं कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करता हूं वो भी मेरा पर्सनल मैटर है। तो इसी रूलिंग ने क्या किया, इट पेव्ड द वे फॉर डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया। ठीक है, 2018 में के पार्ट। तो इसलिए क्या हो गया, सेम सेक्स सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो लीगलाइज हो गया है, एज लॉन्ग एज द एडल्ट्स आर कंसेंटिंग, दे आर एडल्ट्स, दे आर कंसेंटिंग एंड इट्स ऑल हैपनिंग इन द प्राइवेट स्फीयर। वो इन जनरल डिसेंसी एंड मोरालिटी का ख्याल रखते हैं। वैसे ना हमारी कंट्री में अगर आप अदरवाइज देखोगे 4.5 मिलियन ट्रांसजेंडर्स एग्जिस्ट करते हैं, और अदरवाइज कितने सारे लोग हैं जो होमोसेक्सुअल हैं, सेम सेक्स रिलेशनशिप उनकी ओरिएंटेशन है। अदरवाइज मैं आपसे पूछता हूँ सेक्स और जेंडर में क्या फ़र्क है, एक बहुत बड़ा इशू है। जल्दी से चलो काम करते हैं, इसको नहीं करते, हम फंडामेंटल राइट्स खत्म करते हैं। अगर टाइम रहा तो फिर इस पे 2 मिनट डिस्कशन करेंगे, ये बहुत बुनियादी मुद्दा है। इंडियन साइकेट्री एसोसिएशन जो है, IPA जो है, इसने अभी रिसेंटली दोबारा बोला है कि हमने सारी स्टडीज करके जो आज की साइंस के हिसाब से हम आपको ये बता सकते हैं कि जो ये सोच चली आ रही है ना कि होमोसेक्सुअल होना इज सम सॉर्ट ऑफ मेंटल डिजीज, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज नॉट सम सॉर्ट ऑफ डिजीज। इनफैक्ट अगर आप इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपीज देते हो लोगों को और उनकी ओवर काउंसलिंग करते हो तो उससे क्या होता है, डिप्रेशन आती है, ड्रग्स को रिजॉर्ट करते हैं बंदे, सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं, एंड देन सो ऑन। बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड सोशल इश्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। लेट्स फिनिश द फंडामेंटल राइट्स फर्स्ट। इसके बाद में आता है हमारे पास में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये जान है सारे फंडामेंटल राइट्स की। उसका रीजन क्या है,
आपको इतने सारे राइट्स देने शुरू किए थे आर्टिकल 14 से। मान लो सरकार आपको इक्वालिटी नहीं, आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, आपकी फ्रीडम नहीं कंस्ट्रेन करेगी, आपको एसोसिएशन बनाने देगी, राइट टू रिलीजन एंड देन सो ऑन। इतने सारे राइट्स तो आपको दे दिए, लेकिन अगर मान लो सरकार आपके राइट्स ले ले और फिर आप बोलो कि मेरे पास तो ये राइट था, सरकार आपको ये बोले कि फिर कर ले जो करना, ये नहीं होना चाहिए ना। तो द वेरी फैक्ट कि आपके सारे के सारे जो राइट्स हैं ये जितने लिमिटेड डोमेन में आपको मिले हुए हैं उतने लिमिटेड फ्रेमवर्क में नॉन नेगोशिएबल है, उसके लिए आपको क्या मिला है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये क्या बोलता है? इट अलाउज द सिटीजन टू मूव कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ये बोला था कि दिस आर्टिकल, दिस इज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, यही है सब कुछ। आर्टिकल 32, इसका रीजन क्या है? यही तो इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करेगा। सरकार, अब आपको शायद ये भी समझ आ गया होगा वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सरकार, सुप्रीम कोर्ट को सरकार से अलग रखते हैं, सेपरेशन रखते हैं। सरकार एग्जीक्यूटिव्स के थ्रू या लेजिस्लेशंस के थ्रू आपके अगर राइट्स ले, यू कैन ऑलवेज मूव द हाईएस्ट कोर्ट, और हाईएस्ट कोर्ट उस हिसाब से फिर आपका केस सुन के आपको इंश्योर करेगी आपके फंडामेंटल राइट्स। नाउ अब ये तो हो गया कि हाँ आपके पास में प्रोविजन है, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट इस पे कैसे काम करेगी? तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उसके पास में द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स, ये आपके पास पावर है। सुप्रीम कोर्ट्स ना उस पे रिट्स जारी करती है। ये क्या होती हैं? WRITS। ये आपको ना एज इट इज नाम भी याद रखने हैं। आपको लगेगा कि हैरी पॉटर चल रहा है, हेबियस कॉर्पस सर्चुरारी, है ना, ऐसे रिट्स इशू करती है सुप्रीम कोर्ट। ये आपको ना पेपर में ऐसे रिट्स के नाम लिखे आ सकते हैं और आगे इनका मतलब लिखा आ सकता है, मैच द फॉलोइंग, कुछ भी ऐसा आ सकता है। तो कौन सी फंडामेंटल रिट्स हैं? रिट्स का मतलब बेसिक कॉमन सेंस पे लगाओ कि ऑर्डर दे देना, एक तरह का डायरेक्शन दे देना। इंग्लैंड में राजा जो देते होते थे पुराने टाइमों में, उनका प्रेरोगेटिव होता था। वो क्या है? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, certiorari and certiorari, as you may want to pronounce it depending on if you are from Southern America or not, and quo warranto। इन सब का मतलब क्या है, एक एक करके ये भी देख लेते हैं। चलो सबसे पहले हम देखते हैं हेबियस कॉर्पस। ये वाले, इसका मतलब है टू हैव द बॉडी और टू प्रोड्यूस द बॉडी। बेसिकली आपके पास 21 में एक राइट है, वो कौन सा है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। कोई आपकी लाइफ या कोई आपकी लिबर्टी नहीं ले सकता। अब ये वाला जो राइट है, ये मैंने आपको कल भी एग्जाम्पल में बताया था कि ये आपको प्राइवेट इंडिविजुअल्स के साथ में भी मिलता है और स्टेट के साथ में भी मिल सकता है। अगर सरकार ने आखिरी बार आपको अरेस्ट किया था, चाहे अरेस्ट दिखाया था नहीं दिखाया था, एक आपकी मिसिंग SHO रिपोर्ट बन जाती है, जो भी बनाते हैं कि हाँ जी आखिरी बार ये बंदा इसके साथ देखा गया था, तो आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट बोलेगी ला भाई बंदा पेश कर, क्योंकि इसकी लिबर्टी का है। अगर सरकार ने आपको फॉर्मली उठाया है तो भी 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है, एज वी डिस्कस यस्टरडे। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब हो गया टू हैव द बॉडी। मैंने ना यहाँ पे सिर्फ नाम लिखे हैं, मैंने वो बड़े बड़े टेबल नहीं बनाए कि कौन सी किसके अगेंस्ट यूज हो सकती है, कौन सी किसके अगेंस्ट नहीं यूज हो सकती। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसको वैसे ही याद कर लो, कॉमन सेंस से ही हो जाएगा सारा, ऐसे रट्टे लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल को, आप खुद सोचो, एक इंडिविजुअल को कोई प्राइवेट पर्सन भी डिटेन कर सकता है, स्टेट भी डिटेन कर सकती है। सो दिस कैन बी इशूड अगेंस्ट आइदर ऑफ देम। इसमें अब टेबल बना के याद क्यों करना है? ठीक है, पहली चीज हेबियस कॉर्पस क्लियर हो गया। दूसरा आप लगा लो मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब है वी कमांड। आपको हायर कोर्ट, किसी भी सरकारी महकमे ने कोई काम करना है, उसका वो काम करना बनता है। और वो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा है, उसने सारी क्वालिफिकेशन भी मीट की है, उसने पेपर भी क्लियर कर दिया, उसकी जॉब अपॉइंटमेंट भी होनी है, और ऑफिस में एक बंदा बैठा, उसको ना अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा, लेटर जान के नहीं लेटर दे रहा, उसको लगता है कि पहले मेरे को पैसे खिला, या इसलिए नहीं दे रहा कि उसको लग रहा है यार ये मेरी कास्ट का बंदा नहीं है, मैं नहीं देख मैं इसको परेशान करता हूँ। तो आप कोर्ट में मूव करते हो, कोर्ट उसको कमांड करेगी कि भाई तेरी सरकारी जॉब है ये, वी कमांड यू टू डू दिस। सो ऑब्वियसली सर मैंडेमस के अंदर अगर ये है, सरकारी पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक ऑफिसेज हैं
उन्हीं को ही दे सकती है रिट ये। अब ये तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट गुप्ता डिपार्टमेंटल स्टोर को बोल देगी कि यार वी कमांड खोल भी दुकान, हमने नमकीन लेनी है। वो तो बंदे की मर्जी है, बंदा खोले अपनी दुकान ना खोले, किसी को अपॉइंटमेंट लेटर दे ना दे, तो ये सरकारियों के लिए होती है। ठीक बात। नाउ इसके आगे हम चलते हैं तीसरा सर्शोररी, या इससे पहले प्रोहिबिशन करते हैं ताकि आपको सेंस बनी रहे। प्रोहिबिशन और सर्शोररी ना एक जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? टू फॉरबिड, रोकथाम लगा देना काइंड ऑफ, है ना, प्रोहिबिट कर देना। ये क्या होता है कि मान लो कोई कोर्ट है या कोई भी बॉडी है, लोअर बॉडी, वो बॉडी जो है उसकी एक ज्यूरिसडिक्शन है, उसका एक दायरा है जिस पे वो काम कर सकती है। वो अपने दायरे से ऊपर काम कर रही है। अभी उन्होंने अपनी वर्डिक्ट दी नहीं है, पर अपना काम चल रहा है उनका। पहले ही आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हो कि सर एक सेकेंड, ये तो असंवैधानिक है, इनका तो बनता ही नहीं ये लॉ बनाना, या इनका तो बनता ही नहीं इस चीज पे वर्डिक्ट देना। सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट उनको वहीं पे रोक देगी। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल आपको वैसे समझाने के लिए, इसकी लीगैलिटीज में मत पढ़ना, सिर्फ आपको पेपर में अगेन जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नलिस्ट पेपर आएगा। समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि लेट्स टेक हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है। एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करता है कि कोई बाय लॉ बना देता है राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड, और उस बाय लॉ में बना दिया कि यार हमने ना थोड़ा सा प्लान चेंज कर दिया कि अब ना 6 से, हमारी स्टेट में 6 से 14 के बच्चों को नहीं, हम तो 8 से 14 साल के बच्चों को ही फ्री में स्कूल में डालेंगे, इनको ही एजुकेशन देंगे। अब वो बोलेंगे यार हमने बाय लॉ बनाया है। आप इसको दो तरह से चैलेंज कर सकते हो। पहला तो यही चैलेंज हो जाएगा कि यार आपने फंडामेंटल राइट्स की ऐसी तैसी फेर दी, 6 से 14 को अपनी मर्जी से 8 से 14 कर दिया। दूसरा आप क्या कर सकते हो, ये बोल सकते हो कि यार एक सेकेंड, फंडामेंटल राइट है, इससे रिलेटेड लॉ पार्लियामेंट ने बनाना था, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये इनका बाय लॉ इज एज गुड एज लॉ, उतना बड़ा आपने लॉ बना दिया, इनकी तो अथॉरिटी है नहीं, तो इनको फॉरबिड किया जाए, ये जो लॉ बन रहा है, ये वाला जो लॉ है ये नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि कोई एग्जिस्टिंग ऑर्डर, कोई भी लोअर कोर्ट डील कर रही है किसी भी मैटर को, उसको फॉरबिड कर सकते हैं। सर्शोररी क्या होता है? इसी के आसपास का एक और, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। यूजुअली ये कहाँ पे यूज होता है? अमेरिकन कोर्ट्स में अगर हम बात करें तो कहाँ पे यूज होता है कि किसी स्टेट की कोर्ट ने, किसी भी कोर्ट ने एक फैसला दे दिया और आपने फिर हायर कोर्ट में बोला कि जो लोअर कोर्ट ने फैसला दिया है, हम इसमें उनका जो लीगैलिटी कि वेदर दे कुड गिव दिस फैसला और नॉट, उनके पास अथॉरिटी थी कि नहीं थी, इसको आप ऊपर चैलेंज कर देते हो। तो प्रोहिबिशन में और सर्शोररी में फर्क क्या है? ये जो है, ये जिस समय अभी नीचे वाले किसी कोर्ट ने वर्डिक्ट नहीं भी दिया तब भी आ सकता है, ये जो है जब नीचे वाली कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया ये तभी आ सकता है। ठीक है, ये तब आता है। तो ये स्टेज 2 है, बाद में ये स्टेज 1। ये बीच में भी कोर्ट रोक सकती है। कोर्ट कोई केस चल रहा है, फैसला चल रहा है अभी, और कोर्ट बोले कि हायर कोर्ट कि लाओ भाई इधर लाओ, बेटा इधर लाओ, शाबाश। इसमें क्या है कि लोअर कोर्ट ने कर दिया, यूसर्प कर दिया। यूसर्प मतलब बोले तो काइंड ऑफ हस्तक्षेप करके उसको पूरा अपने अंडर ले लिया चीज को। तो फिर लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलेगी कि आपके पास ये यूसर्पिंग पावर नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब इस पे ना यार एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, अगर आना होगा कि सामने ये लिखी होंगी, आगे इनका मतलब लिखा होगा, इस पे ना 2-2 क्लासेस लगा देते हैं, इतना सेंस नहीं बनता। लास्ट आता है को वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ये वाला भी जो है, इसमें क्या है कि अगर आप कोई भी पब्लिक प्लेस, कोई भी सरकारी नौकरी, ये जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ही हो, कोई भी स्टैट्यूटरी पोस्ट, आप चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी के लेक्चरर लग गए, लेकिन आप वो लेक्चरर बनने के लायक नहीं हो, दूसरा बंदा बोल रहा है कि मेरी सीनियरिटी बनती थी या मेरे क्रेडेंशियल्स बनते थे, या कोई तीसरा बंदा बोल रहा है कि जी एक दूसरा बंदा है उसकी सीनियरिटी बनती थी या उसके क्रेडेंशियल्स बनते थे, ये पोस्ट पे कैसे बैठा है, ये बैठ ही नहीं सकता लीगली। तो फिर जो ये वाला जो आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो कि जी तो इक्वालिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो गया, ये इसको स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे मिल गया, इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, क्व वारंटो। अब ऑब्वियसली कौन सी पोस्ट के लिए होगा ये, जिसमें किसी कायदे कानून के हिसाब से
वो लगेगी, पोस्ट लगती होगी जो सरकारी नौकरी हैं। अब मान लो मेरा हिंदुस्तान में राज चल रहा है, मेरी पॉलिटिकल पार्टी का, मैंने गवर्नर लगाने हैं, मैं जिस मर्जी को लगाऊं, उस पर आप रेट थोड़ी फाइल कर दोगे जी इसको गवर्नर क्यों बना दिया। मैंने अपनी कैबिनेट में मिनिस्टर्स बनाने हैं, मैं जिस मर्जी को बनाऊं, एज लॉन्ग एज मैं लीगल क्राइटेरिया मीट कर रहा हूँ, लीगल क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं। उसके बाद अगर 10 लोग लीगल क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, मेरी मर्जी, मैं जिस मर्जी को लगाऊं। यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि हमें इक्वली ट्रीट नहीं किया, स्मृति ईरानी को तो मिनिस्टर बना दिया, मुझे तो बनाया नहीं। ठीक है साहब, आई होप आपको थोड़ा समझ आया। अब यहाँ से ना हमारे पास आता है ये रिट, लेकिन रिट की जो पावर है, ये रिट की सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह की डायरेक्शन दे दी कि चलो भाई, इससे क्या हो रहा है, इमीडिएटली एक्शन हो रहा है, इमीडिएटली आपके फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। यही पावर, रिट की पावर हाई कोर्ट्स के पास में भी है। फर्क क्या है, थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है फर्क। यूजुअली हमें लगता है, जो कि है भी है, हमारी कंट्री में ना वर्टिकल जुडिशरी है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट्स, उसके नीचे हाई कोर्ट्स, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर ऑल द वे टिल मुंसिफ। अब क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट चाहे सबसे ऊपर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास में रिट इशू करने की पावर सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ, आई बेग योर पार्डन, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, फंडामेंटल राइट्स, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हाई कोर्ट ऑन द अदर हैंड कैन इशू रिट्स फॉर एनी अदर पर्पस अलॉन्ग विद फंडामेंटल राइट। मेरा राइट टू वोट है ना, जो वो एब्रिज हो रहा है, एब्रोगेट हो रहा है, मैं हाई कोर्ट मूव कर सकता हूँ। मेरा राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, राइट टू एमजी नरेगा वाला कोई राइट हो गया, कोई भी और राइट जो मेरा है, कल को सरकार आयुष्मान भारत में कोई राइट दे देती है हर एक इंडिविजुअल को, वो सारे जो राइट्स हैं उसके लिए मैं हाई कोर्ट मूव कर सकता हूँ। हाई कोर्ट आई बेग योर पार्डन, उसमें हाई कोर्ट रिट इशू कर सकती है, बट एज फार एज सुप्रीम कोर्ट इज कंसर्न वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में कर सकती है। ऑल्दो जुडिशरी में हम आएंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे दोबारा डिटेल में करानी है, ये तो एक बार हम फंडामेंटल राइट्स कर रहे हैं तो मैं आपको जल्दी से कर्सरी रीड दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी एक और रिट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रिट का फर्क अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया में कहीं पे भी रिट इशू कर सकती है किसी भी पर्सन को, किसी भी सरकार को। हाई कोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो उसकी जुरिस्डिक्शन है, जो उसके जिस स्टेट की वो हाई कोर्ट है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अपने बाहर वो नहीं कर सकती, बस उसी के अंडर कर सकती है। तीसरी चीज अगर आप देखो तो वो ये है कि अगर आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट ही आ जाए, तो अगर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट इशू कर सकती है, बट हाई कोर्ट सभी चीजों के लिए कर सकती है, तो वाइडर जो वो हो गई जुरिस्डिक्शन किसकी हो गई, हाई कोर्ट की। तो नीचे वाली कोर्ट की ज्यादा वाइड जुरिस्डिक्शन है कंपेयर टू ऊपर वाली कोर्ट की, अनलेस पार्लियामेंट उनको भी कल को ये पावर दे दे। सो द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नैरोअर, पतली है कंपेयर टू द हाई कोर्ट। ओके, नाउ सबसे सही चीज क्या है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो ये है कि आपको दुनिया भर के फंडामेंटल राइट्स तो दिए, एक आर्टिकल 32 बना दिया, वो क्या है, वो भी आपका वो बोलता है कि बाकी सारे राइट्स इशू किए जाएंगे, लोगों को मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दिस राइट इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। योर राइट to move the Supreme Court in case your other rights are being violated itself is a fundamental right। ठीक है, आपका ये मौलिक अधिकार कि अगर आपके मौलिक बाकी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को मूव कर सकते हो, ये अपने आप में मतलब एक मौलिक अधिकार है, अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। इससे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है, हम देखते हैं कैसे। आर्टिकल 32 इज इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। ओके, तो इसका मतलब क्या बना, ऐसा नहीं है कि मेरा राइट टू लिबर्टी जो है वो एब्रिज हो रहा है, क्लियरली सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने मान भी लिया शायद कि हाँ यार इसका राइट टू लिबर्टी का केस बनता है, पर बोलते हैं हम नहीं सुन रहे। ओके, ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये आपका फंडामेंटल राइट है इटसेल्फ, सुप्रीम कोर्ट वो उसको सुनेगा। तो आई होप यहाँ से आपको थोड़ा आर्टिकल 32 समझ आ गया। इसके आगे की 2-4 चीजें जो है हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। मैंने ना आपको 31 छुड़वा दिया आर्टिकल, अगर आपने ध्यान दिया होगा। 31 तो चलो रिपील्ड है, 31A-B-C छुड़वा दिया। मेरे को ना एक बार DPSP कराने दो, DPSP करवाने के बाद में बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में मैं आपको वो करवाऊंगा, आपको बेटर समझ आएगा वो। नाउ आर्टिकल 33 ये सिंपल सी क्या बात करता है, आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स।
अब ये नहीं हो सकता कि आप आर्मी में काम कर रहे हो, आप बोलो कि यार हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है अपनी एसोसिएशन बनाने का, हमने अपने जो हमारे कर्नल साहब है उनके खिलाफ एक नीचे एसोसिएशन बना ली है, या मेरे पास फ्री राइट टू लिबर्टी है तो मैं जरा थोड़ा घूम के आया बॉर्डर, भाई तू देख लियो जरा थोड़ी देर। तो इन अदर वर्ड्स क्या है, हमारे आर्मी वाले आजकल बहुत ज़्यादा, मतलब जिनके भी फैमिलीज में कोई भी आर्मी में है, जैसे हम सभी के होते हैं कोई ना कोई, तो थोड़ी टेंशन चल रही है, सब सही रहे, अच्छा रहे, सब सेफ रहें, खुश रहें, ना लड़ें प्यार से। तो खैर आर्मी में क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू बी अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन एंड देन सो ऑन, जो है ये वाली राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है पार्लियामेंट। ठीक है, इट कैन अब्रिज, इट कैन रिस्ट्रिक्ट, इट कैन एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस एज वेल एज इंटेलिजेंस एजेंसीज, और इसी तरह की कोई भी अगर एजेंसी कल को इसके साथ में एनालॉजी में निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है बेसिक सा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका नाम तो दिया हुआ है पर इसको समझाया नहीं हुआ, डिफाइन नहीं किया हुआ। बट अदरवाइज अगर आप यूरोप या यूएसए की उससे समझो जहां से हमने वर्ड लिया है, आपकी सड़कों पे हिंदुस्तान की, हमारी कंट्री में ना ऐसा है ना कि ये रहा आपका कंट्री, ये रहा आपका बॉर्डर, बॉर्डर को कौन मैनेज करता है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर आर्मी। ये जो अंदर का एरिया है इसको कौन मैनेज करता है, पुलिस, है ना। सिंपलेस्ट वर्ड में आप इसको ऐसे मानो कि अगर कभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी खराब है, स्थिति देश में इतनी खराब है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोगों के द्वारा चुनी हुई कंट्री में आज आपको सड़कों पे लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस नहीं आर्मी चाहिए, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं मार्शल लॉ। ठीक है, मिलिट्री रूल हो, मिलिट्री वो हो गया आपका, मिलिट्री इज मैनेजिंग योर डे टू डे लॉ एंड ऑर्डर, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज है किसी भी लोकतंत्र के लिए, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है, लेकिन अगर मान लो उस समय अंबेडकर जी को लग रहा है कि भाई अगर लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आ ही गई तो क्या होगा, पार्लियामेंट ने बोल दिया कि उस समय अगर कोई सरकारी मुलाजिम या गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो किसी की फंडामेंटल राइट 14 या 19 को अब्रिज कर दे या उसको वायलेट कर दे, उल्लंघन हो उसका, तो उसको गलत नहीं माना जाएगा। Any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in area where martial law was in force, तो वो क्या है, वो अलाउड है। मतलब आपके पास इन अदर वर्ड्स मार्शल लॉ के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स नहीं रहते। हमारी कंट्री में कभी लगा नहीं, आई एम होप कि कभी नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन इसमें एक बात बोली हुई है, वो बोलते हैं कि अगर मार्शल लॉ लग गया तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये नहीं है कि आपका हेबियस कॉर्पस वाला जो आपकी पावर है या वो वाली रिट है वो वैलिड नहीं रही। वो क्या बोलते हैं कि अगर मार्शल लॉ लग गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बस आर्मी के लोगों को उठा के कहीं पे भी ले जाएंगे और आप बोलो जी आखिरी बार इस फौजी के पास बंदा दिखा था, बोले हम क्या करें मार्शल लॉ है। नहीं, ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं है, प्रॉपर लिखित में सिस्टम से चलेगा तब भी कायदे कानून होंगे। हाँ, कायदे कानून बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे वो हम मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है कि भाई अब तो आर्मी लॉ लग गया, मार्शल लॉ लग गया, अब तो कोई कायदा कानून ही नहीं है। ठीक, सो इट डज नॉट इप्सो फैक्टो रिजल्ट इन द सस्पेंशन ऑफ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। हाँ, बाकी जो आपकी है लिबर्टी पे रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, स्पीच पे लग सकती है, एक्सप्रेशन पे लग सकती है, उस तरह की चीजें हो सकती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी कंट्री में जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड लॉ की जो पावर्स है, फंडामेंटल राइट्स किसी को बनाना, किसी भी आपको नया फंडामेंटल राइट देना या कोई एग्जिस्टिंग फंडामेंटल राइट को हटाना, ये पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ये पावर नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स बस क्या करेंगी, पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया फंडामेंटल और फिर स्टेट्स को डायरेक्ट कर दिया कि लो अब इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करो, तो स्टेट गवर्नमेंट कंप्लाई करेंगे। आर्टिकल 35 क्या स्पेसिफाई करता है? दैट लॉज पार्लियामेंट कैन मेक एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, इतने पे ही आपका फंडामेंटल राइट्स खत्म होता है। सो दैट वाइंड्स अप द फंडामेंटल राइट। अब यहाँ पे ना एक सेकंड के लिए हम वापस आते हैं, बिकॉज ये हो गया खत्म। मैंने जब आपको ये बोल रहा था मैं कि लीगलाइजिंग
सेम सेक्स सेक्सुअल दिस थिंग इंटरकोर्स एंड ब्ला 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 ब्ला, उस समय हमारी बात हो रही थी कि सेक्स में और जेंडर में क्या फर्क है। इसका फर्क थोड़ा सा आपको ना, मैं एक आप लोगों ने बड़ी बार पहले पता भी होगा, आपको सुनी भी होगी बहुत लोगों ने स्टोरी, ये ना ये बायोलॉजिकल है, ये साइकोलॉजिकल है। आप लड़का हो या लड़की हो या ट्रांसजेंडर हो, ये कोई भी चीज़ है ना, ये आपका जेनेटिलिया बता देता है, आपका शरीर बता देता है, बायोलॉजी। बट ऑन द अदर हैंड आप मेल फीमेल जैसे, मतलब आप कैसा फील करते हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, जेंडर, ये आपकी साइकोलॉजी बताती है। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, सुनो जल्दी से, छोटी सी स्टोरी है। एक डैनिश गर्ल करके एक स्टोरी है। होता क्या है कि डेनमार्क में एक बंदा होता है और उसकी शादी हुई होती है, उसकी पार्टनर होती है, और मतलब थोड़े बहुत फैक्चुअली इनकरेक्ट हो सकती है पर आइडिया बिल्कुल सही है। कोई मुझे नहीं बोलेगा सर शादी नहीं हुई थी, वो तो रिलेशनशिप में थे। अब है क्या कि एक बंदा है और उसकी वाइफ है जो पेंट करती है। उसकी वाइफ पेंटिंग करती है और एक दिन ना वो फीमेल मॉडल उसकी वाइफ की आती नहीं, तो अपने हस्बैंड को बोलती है कि एक काम कर, तू ना ये लड़कियों वाले कपड़े पहन ले, ये मेरी फीमेल मॉडल नहीं आई और मैं तेरी ही पेंटिंग बना देती हूँ। जब वो बैठ जाता है, वो हस्बैंड वाइफ है, मजाक कर रहे हैं, तो वो ना लड़की के कपड़े पहन लेता है और वैसे बैठ जाता है और उसकी ना पेंटिंग शुरू हो जाती है। तो जब वो शुरू करती है ना, तो ऑल ऑफ अ सडन जब वो कपड़े पहनता है लड़की वाले, उसको ऐसा लगता है कि यार ऐसा ना मैंने कभी फील नहीं किया लाइफ में। ठीक है साहब, अब क्या होता है, पेंटिंग वेंटिंग हो जाती है। फिर वो धीरे 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 ना अपने ऑफिस से जल्दी आके घर आके लड़की वाले कपड़े पहनना शुरू कर देता है, लिपस्टिक लगाना शुरू कर देता है, अपने आप को शीशे में देखता है। इस तरह से वो उसको अच्छा लगने लग जाता है। उसको ना फीमेल की बॉडी में, फीमेल की आइडेंटिटी में वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है कंपेयर टू मेल आइडेंटिटी में। धीरे 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 ये चीज़ बढ़ती जाती है, उसकी चाल भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, उसका बोलने का लहजा चेंज हो जाता है, ओवरऑल चीज़ें उसकी काफ़ी फेमिनिन सी होती जाती हैं और वाइफ को भी लगता है ये क्या ही हो जा रहा है। नाउ वन डे व्हाट हैपन्स, दिस मैन, इसका नाम लिली लगा लो आप, लिली ही होता है उसमें। तो ये लिली क्या करते हैं कि ये ना एक पार्टी में जाता है। जब वो एक पार्टी में जाता है तो वहाँ पे उसको कोई बंदा देखता है और उसको बंदा देखता है और ये भी वहाँ पे, मतलब बंदा ये लिली भी वहाँ पे होती है पूरे तैयार श्यार। तो दे जस्ट मीट, दे टॉक एंड देन दे मेक आउट। व्हेन दिस हैपन्स, तो जब लिली को ना बड़ा अच्छा लगता है, उसको लगता है कि यार मैं ना इसका मतलब एक एक्सेप्टेड ब्यूटीफुल वुमन हूँ जिसको कोई भी देख रहा है और उसको मैं अट्रैक्टिव भी लग रहा हूँ या लग रही हूँ। एक बार और क्या होता है, एक और पार्टी में जाता है ऐसे ही, वहां पे एक होमोसेक्सुअल मैन होता है, एक बंदा जो मैन है बट होमोसेक्सुअल है, वो भी लिली को देखता है। वो लिली को देख के उसको लगता है कि अरे, उसको पता लग जाता है कि अरे बंदा है और ये बंदी बन के घूम रहा है, तो उसको लगता है कि इसका मतलब ये भी गे होगा और ये बंदा है बंदी बन के घूम रहा है। एंड देन दिस पर्सन ट्राइज टू मेक आउट विद दिस पर्सन, लिली। अब लिली एकदम से उसको पुश कर देती है। रीजन बीइंग, लिली को लगता है कि वो औरत है, उसको ये नहीं लगता कि वो गे है, उसको ये नहीं लगता कि वो होमोसेक्सुअल है। अगर आप उसको एज एन औरत एक्सेप्ट करते हो फिर लिली कंफर्टेबल है, अगर आप उसको एज अ होमोसेक्सुअल मैन एक्सेप्ट करते हो तो वो कंफर्टेबल नहीं है। धीरे धीरे उसकी वाइफ को पता लग जाता है, ट्रबल्ड मैरिज शुरू हो जाती है, परेशान होते हैं। लेकिन स्लोली एंड स्लोली वाइफ उसको सपोर्ट करती है। इनको एक डॉक्टर भी मिलता है, वो उसको बोलता है कि अब इसका क्या किया जाए, थोड़ी थेरेपीज होती हैं, बड़ा परेशानी होती है। इवेंचुअली वो डिसाइड करते हैं कि इसका हम सेक्स चेंज ऑपरेशन करते हैं। तो वो ऑपरेशन जब करते हैं 1920s में जर्मनी जाके, तो इस सारा का सारा उसका सिस्टम चेंज किया जाता है, उसके एग्जिस्टिंग जेनेटिलिया हटा के नए जेनेटिलिया लगाए जाते हैं। एंड देन इवेंचुअली 1920 का फर्स्ट सेक्स चेंज का ऑपरेशन की स्टोरी है ये। तो फिर इवेंचुअली लिली डाइज। जब लिली मर जाती है तो हम ये मतलब द स्टोरी इज समथिंग लाइक दिस कि एक पर्सन, दैट पर्सन डाइज एज अ वेरी हैप्पी वुमन। इसका मतलब कि वो, द होल पॉइंट इज कि वो पुरुष के शरीर में एक स्त्री की आइडेंटिटी लेके बंदा जी रहा है। अब ये आपको ना बड़ा ईरी लग सकता है, अनकंफर्टेबल लग सकता है कि यार ये क्या है, बट ट्रस्ट मी, पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे, जैसे हमारी कंट्री में सुसाइडल रेट है इतना बड़ा, ड्रग अब्यूज होता है, वो क्या है, हमारी कंट्री में होमोसेक्सुअलिटी एक्सेप्टेड नहीं है।
और विडंबना ये है, आयरनी ये है कि होमोसेक्सुअलिटी है ना शुरू से इंडिया में अनएक्सेप्टेबल नहीं रही। ज्यादा प्रॉब्लम तो ब्रिटिश के आने के बाद ही हुई है, जब उन्होंने बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ बना दिए। उन्होंने 1967 में अब इस चीज को डीक्रिमिनलाइज किया है। हमने भी अभी डीक्रिमिनलाइज कर दिया 6 सितंबर 2018 को। इससे पहले अगर आप देखोगे फ्रॉम द टाइम्स ऑफ श्रीखंडी टू द टाइम्स ऑफ खजुराहो टू द टाइम्स ऑफ अभी स्लेव डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, ऑल दिस टाइम हमारी कंट्री में इसको बहुत ज़्यादा फ्राउंड अपॉन नहीं देखा जाता था। ये मान के चला जाता है कि यार हेटेरोसेक्सुअलिटी इज नॉट फॉर एवरीवन, इसको फ्राउन अपॉन नहीं करना चाहिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी जैसे आपने सुशांत सिंह राजपूत का डेथ का केस सुना होगा, हर मतलब एक लाइफ है, आप लोगों को ना घुट घुट के ना जीने, मतलब वो घुट घुट के ना जिए बंदा, उसने जैसे जीना वो जिए, जो उसको सही लग रहा है वो लगे। तो अब क्या है, हमारी कंट्री में जो इश्यूज हैं, जो आपको सोशल इश्यूज में आएंगे यहाँ से, वो ना काफ़ी आगे जाएंगे धीरे धीरे जब हम करेंगे ना, कि हम अभी लॉ कमीशन को फिर इन्होंने लिख के भेजा है, जो इंडिया की जो होमोसेक्सुअल करके जो एसोसिएशन बनी हुई है, उन्होंने लॉ कमीशन को लिख के भेजा है कि यार एक सेकेंड, अभी हमारी जो शादी की जो डेफिनेशन होती है, होता है ना यूनियन ऑफ मैन एंड वुमेन, तो बोला है कि यार इसको ना इसकी बजाय ऐसा लिख दो कि मैन एंड वुमेन, वुमेन एंड वुमेन, मैन एंड मैन, ट्रांसजेंडर एंड मैन, ट्रांसजेंडर एंड वुमेन, ट्रांसजेंडर एंड ट्रांसजेंडर, ये सारी मैरिजेस अलाउड हों। क्योंकि जब मैरिजेस होंगी अलाउड तो इनकी कंपेनियनशिप को एक सरकारी अनुमति मिलेगी। नंबर एक, ये बच्चे भी अडॉप्ट कर सकते हैं, उनको रेज भी कर सकते हैं, और किसी इस भले के में ना रहना कि अगर होमोसेक्सुअल कपल होगा और वो बच्चे को रेज करेगा तो वो भी होमोसेक्सुअल ही होगा। क्योंकि फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि अगर हेटेरोसेक्सुअल कपल ने एक होमोसेक्सुअल बच्चे को पैदा करके रेज कर दिया तो व्हाई इज दिस पर्सन होमोसेक्सुअल इन फर्स्ट प्लेस? तो ऐसा कुछ नहीं है। खैर, इसमें हम डिटेल में बाद में जाएंगे। आपको सिर्फ पता हो कि अभी क्या है, मैरिज अलाउड नहीं है। सरकार कोई लेजिस्लेशन अगर ले आए तो ले आए, प्रोग्रेसिव सरकार होगी तो ला सकती है। सो दिस वाइंड्स अप आवर फंडामेंटल राइट्स। अब हमारा अगला टॉपिक जो हम शुरू करते हैं वो करते हैं डीपीएसपीज। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं डीपीएसपीज। ठीक है, इसको ना स्टार्ट करने से पहले, मतलब बच्चों वाला टॉपिक है। आप इनफैक्ट अब सारी पॉलिटी आपकी हर एक क्लास बच्चों वाली है। ठीक है, सिंपल पॉलिटी है, जितना औखा जो समझना था हो गया। चलो जी, इसको समझने से पहले जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं, अच्छा ये डीपीएसपी, ये डीपीएसपी, आपको ना हल्का सा थ्योरी करा देता हूँ जो आपको पेपर में आ सकती है, प्रीलिम्स में भी आती है, रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने डीपीएसपीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, क्या लिखा है भाई, पूरा नाम क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको समझना है। बच्चा नहीं कहना सर ने पता है नहीं, पढ़ाना क्या, पढ़ पढ़ के तो सी आता है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अदरवाइज फिलोसफिकली अगर हम इसकी फिलोसफी देखें, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये क्या है, क्या ये, पहले तो ना ये कुछ इकोनॉमिक आइडियल्स हैं, इकोनॉमिक आइडियल्स, मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा है तो बोलते हैं यार आज हमारे पास जितने पैसे हैं उतने पैसों से हम जो जो राइट दे सकते हैं हमारे समाज को, हमने वो लिख के कमिट कर दिए। पर हमें ये पता है कि अगर हमारे पास और क्षमता होती और स्ट्रेंथ होती तो हमने कैसा सिस्टम बनाना था। तो उन्होंने जो चीज़ें कुछ उनको लगा आइडियल्स, कोई ऐसे विचार, इकोनॉमिक अच्छी आर्थिक समाज बना, मतलब आर्थिक रूप से एक बराबरी वाला समाज बनाने के लिए जो आप आइडियाज दे सकते हो वो इन्होंने इधर दे दिया। जैसे कि मान लो लिख दिया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसमें ना हमने ये टेंशन नहीं लेनी कि ये 44th अमेंडमेंट से डाला था कि ओरिजिनली था, क्लासिफिकेशन ये रहेगी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मनी ना हो, इस तरह की चीज़ें। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है, अगर हम डीपीएसपीज की बात करें, इसमें ना मतलब मेंस में मैं बहुत कराऊंगा आपको डीपीएसपी, उसमें ना सारी जो रेगुलर आजकल की स्कीम्स हैं, फ्रॉम आयुष्मान भारत, उसके तीनों प्रोग्राम्स, प्रधानमंत्री कृषि कल्याण योजना, पंचायती से रिलेटेड जो आती हैं, अभी स्कूल से रिलेटेड सर्व शिक्षा अभियान, सारे डीपीएसपी से जुड़ती हैं। हर एक स्कीम जो हिंदुस्तान में आई है उसको जोड़ के हम देखेंगे कि कैसे, जैसे आपको क्वेश्चन बन जाता है सिंपल सा कि हिंदुस्तान का जो एजुकेशन बजट है इट इज़ होवरिंग अराउंड 3%। तो डोंट यू थिंक कि जब तक एजुकेशन बजट ड्रास्टिकली बढ़े तब तक आपके सारे डीपीएसपीज बस ऑन पेपर ही रह जाएंगे, लोग पढ़े लिखे ही नहीं है अगर, तो आप वो क्या ही बाकी अपनी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं आएगी। तो इस तरह के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, वो हम धीरे धीरे करेंगे।
तो इकोनॉमिक आइडियल्स के बाद दूसरा आता है हमारे पास में डायरेक्शंस टू एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेचर्स। तो पहला तो वो इकोनॉमिक आइडियल्स देंगे कि इस तरह की इकोनॉमी बनाना, दूसरा एक वो डायरेक्शंस देंगे लेजिस्लेचर्स को, एग्जीक्यूटिव को, कि इस दिशा में लॉ बनाना, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे कि पंचायतें। कोई और एग्जांपल आपके पास में इससे रिलेटेड, जैसे कि अब इंदिरा गांधी ने बाद में डाल दिया था बोला वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, या फिर ऐसे लॉ बनाना जिनमें क्या होएगा कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव इंटैक्ट रहे, एंड देन सो ऑन, बहुत सारे हैं। तीसरा जो है वो है आपके राइट्स बियॉन्ड फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि 44th अमेंडमेंट ने दिया था ना, फ्री लीगल एड टू द पुअर, कोई जो गरीब आदमी है उसको सरकार लीगल एड देगी, या फिर ओल्डरली जो लोग हैं, बुजुर्ग लोगों के लिए असिस्टेंस प्रोग्राम्स। ये राइट्स जो आपको फंडामेंटल राइट में नहीं मिलेंगे, वो तो फंडामेंटल है, नॉन नेगोशिएबल है, लेकिन वहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाती, उसके बियॉन्ड भी आपने लोगों को राइट्स देने हैं, ये हम यहाँ पे लिख के दे रहे हैं। तो इनको फंडामेंटल राइट्स में क्यों नहीं लिख दिया इनको? क्योंकि इनके लिए खर्चा होता है। फंडामेंटल राइट्स में सिर्फ वो वाले राइट्स दिए गए हैं, मतलब खर्चा तो हर एक राइट के लिए होता है, फंडामेंटल राइट में सिर्फ वो वाले राइट्स दिए गए हैं जो हैं कि यार कंट्री को बेयर मिनिमम चलाने के लिए इतना तो एक इंडिविजुअल के राइट्स इतने तो उसके पास होने ही चाहिए। यहाँ पे जो राइट्स है ना, ये कम्युनिटी के राइट हैं, किसी एक पर्सन के नहीं, सबके राइट है। समाज को चलाना है आपने, एक इंडिविजुअल को नहीं, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे बना दिया। सो ये तीन चीज़ों को आप सबसे पहले इस पे डिवाइड कर सकते हैं। सारा डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट वो क्या है कि इट कंटेन्स इकोनॉमिक आइडियल्स, इट कंटेन डायरेक्शंस टू एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, एंड थर्ड इट कंटेन्स राइट्स बियॉन्ड द फंडामेंटल राइट्स। अब इसकी फिलॉसफी कहाँ से आती है, ये बात कहाँ से आई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की? वैसे अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें, हिस्ट्री में देखें, तो आपको बहुत लोगों ने बोला होगा कि ये आयरलैंड से आए हैं। आयरलैंड में डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट आया था उनके कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरलैंड ने खुद कहाँ से लिया था? स्पेन से। और अगर हम स्पेन की बात करें तो उसके बारे में भी बोल देते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, कहाँ से? फ्रेंच रेवोल्यूशन से, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से, यहाँ से इंस्पायर्ड है, ह्यूमन चार्टर्स वगैरह जो बने हुए हैं। तो इस तरह से अगर आपको पेपर में आता है फंडामेंटल राइट्स कहाँ से इंस्पायर्ड है? यूएसए से। डीपीएसपी कहाँ से इंस्पायर्ड है? आयरलैंड से। आयरलैंड के कहाँ से इंस्पायर्ड है? स्पेन के फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रांस है ना, जो फ्रांस के बारे में एक बात बोली जाती है यूरोप में कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड। फ्रांस ना आइडिया छोड़ देता है कोई, बस फिर वो पूरे यूरोप में फैलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से ही ये आइडिया भी आता है। लेकिन अगर मैं आपको थिंकर्स की बात करूँ, ये तो हो गए रेवोल्यूशंस की, तो हमारे पास एक थिंकर हुए जिनका नाम है जेरेमी बेंथम। ये बहुत डिटेल में कराना, आपका एथिक्स वाले सर भी कराएंगे। जेरेमी बेंथम साहब क्या बोलते हैं कि यार सरकार का उद्देश्य क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट क्यों एग्जिस्ट करनी चाहिए? फॉर क्रिएटिंग ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। सरकार का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा खुशी क्रिएट की जाए। ये बोलते हैं, बेंथम साहब बोलते हैं कि दुनिया में दो मास्टर हैं, हैप्पीनेस मतलब प्लेजर एंड पेन। इंसान क्या चाहता है? अपना प्लेजर मैक्सिमाइज करना और पेन मिनिमाइज करना। इसी चीज को करने के लिए उन्होंने क्या बोल दिया, इकट्ठे हो जाओ भाई, आओ स्टेट बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, सबका ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस हो जाएगी और जो पेन है वो मिनिमम हो जाएगी। तो ये रहा सरकार का लक्ष्य। तो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया इंस्पायर्ड है। एटलीस्ट जब हमारी कंट्री में भी ना ऊपर से कोई आमद नहीं हुई कि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन दिया और उसमें डीपीएसपीज आ गए। इससे पहले जो ब्रिटिश हमारे लिए एक्ट्स बना रहे थे इंडिया के फ्रीडम से पहले, वहां पे था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यहां से हमारे डीपीएसपी इंस्पायर्ड हैं। और ये डीपीएसपी में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में थे, ये जेरेमी बेंथम के आइडिया से इंस्पायर्ड है। इसी में एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ
1882 के आसपास लंदन में एक बॉडी बनी जिसका नाम था फेबियन सोसाइटी। ये क्या बोलते, ये बोलते कि यार एक ऐसा समाज बनना चाहिए। 7-8 हज़ार बंदे इनके मेंबर्स बन गए थे इवेंचुअली। जवाहरलाल नेहरू जी भी इसके मेंबर थे, इसलिए उनको फेबियन सोशलिस्ट बोलते हैं ना। ये बोलते हैं फेबियन सोसाइटी वाले कि यार एक ना ऐसा होना चाहिए कि समाज में वेलफेयर होनी चाहिए, लोगों की सबका भला होना चाहिए, एक रीजनेबल बराबरी होनी चाहिए, इनइक्वालिटी कम से कम होनी चाहिए। लोगों के पास ठीक है आज़ादी हो, और लेकिन ये सब कुछ हो किसके थ्रू? डेमोक्रेसी के थ्रू हो, लोकतंत्र के थ्रू हो। ऐसा नहीं है जो कार्ल मार्क्स, अभी कार्ल मार्क्स का आइडिया भी बता देता हूँ, कि जो कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं वैसा नहीं कि बस सब लोग इकट्ठे होकर अमीरों को मार दो और सब कुछ रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसा नहीं। डेमोक्रेसी के थ्रू आने वाला सोशलिज्म। इन्होंने फिर 1895 में एक स्कूल बनाया था, वहां पे कॉलेज जो बहुत मशहूर है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, LSE है ना, जो वो फेबियन सोशलिस्ट का ही देन है। धीरे धीरे जितने आपके लेबर पार्टी है जो ब्रिटेन की, जो बड़े बड़े आपके लीडर्स रहे हैं, फ्रॉम क्लीमेंट एटली टू टोनी ब्लेयर, ये सब फेबियन सोशलिस्ट ही अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये क्या हो गया? डेमोक्रेसी के थ्रू बराबरी। अब यहाँ पे आप एक सेकंड रुक जाओ। अब आप एक चीज देखो, बेसिक सी, चाहे आपको पहले पता थी चाहे नहीं पता थी, हमारे यहाँ पे एक स्कूल आता है हम दुनिया में, मतलब एक वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर कंट्री इज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या करता है? ये बोलता है कि यार एक इंडिविजुअल जो है आई, इसके पास जो इसका सबसे मेन आइडिया है, अगर मैं मतलब नॉन इकोनॉमिक साइड से, पॉलिटिकल साइड से बोलूं, तो एक इंडिविजुअल जो आई है, इसका जो सबसे कोर आइडिया है वो है लिबर्टी। ये बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल के पास लिबर्टी हो, वो जो मर्जी बिजनेस करे, जो मर्जी प्रॉपर्टी खरीदे, जिस मर्जी ट्रेड में जाए, जितने मर्जी स्केल पे फैक्ट्रीज बनाए, जितना मर्जी प्रॉफिट कमाए। अगर ये ऐसे करता है और फिर दूसरा इंडिविजुअल भी ऐसे करता है, तीसरा इंडिविजुअल भी ऐसे करता है, चौथा भी ऐसे करता है, आपका पूरा समाज इस फंक्शन पे ऑपरेट करता है कि हर बंदे को कंप्लीट लिबर्टी है जो मर्जी करने की। तो इससे क्या होगा? इससे ओवरऑल मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी सिस्टम में। नंबर 1, कई लोग ये मान के चलते हैं कि यार कैपिटलिज्म ये बोलता है कि यार सब, मतलब जैसे मैं क्लास में एक बार पूछ रहा था, मैंने कहा कि इससे क्या होगा, तो बोलते हैं कि सर इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो आई वाज सेइंग कि यार ये तो आपका टेक है ना। अगर मैं कैपिटलिस्ट थिंकर हूँ, मान लो मैं एडम स्मिथ हूँ, मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि यार सुनो भाई मेरी बात, एक बात, लिबर्टी लाते हैं, सबको फुल फ्रीडम दे देते हैं, सरकार को बोलते हैं कि आप रहने दो, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई से ट्रेडिंग करते हैं, उसके बाद इनइक्वालिटी आएगी, मजा आएगा। ऐसा थोड़ी है, ये कोई बुरे लोग थोड़ी हैं जो ये आइडिया दे रहे हैं। हमारी कंट्री में ना सोशलिस्ट पैटर्न के साथ में इतना ज्यादा रोमांस किया गया है कि कैपिटलिज्म को हम थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोल रहा ये अच्छा है या बुरा है, पर मैं यही बोल रहा हूँ कि आप पहले ही बना के बैठे हो कि ये बुरा है। तो ये इनको ऐसा लगता है कि इससे मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी आएगी। ऑन द अदर हैंड, इसके रिएक्शन में एक दूसरी फिलॉसफी आती है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सोशलिज्म। वो क्या बोल रहे थे कि डिमांड एंड सप्लाई से चलने दो, सबको आप फ्रीडम दे दो, अपने आप भगवान का एक इनविजिबल हैंड आके सबको बराबरी कर देगा। मार्केट में क्या है? मार्केट है क्या? कहते हैं कि इतने करोड़ लोगों का दिमाग लग रहा है, इतने करोड़ लोगों की डिमांड, इतने करोड़ लोगों की सप्लाई, उससे जो सिस्टम चलेगा वो बेटर है कंपेयर टू कि सरकार के 5 IAS ऑफिसर बैठ के ना पॉलिसी बना रहे हैं कि अच्छा इस साल एग्रीकल्चर में कितनी डेवलपमेंट की जाए, इस साल इंडस्ट्री को ज़्यादा पैसे दिए जाएं कि सर्विस सेक्टर को दिए जाएं। वो बोलते हैं कि सेंट्रलाइज प्लानिंग तो बिल्कुल घटिया चीज़ है, ये नेचुरल एल्गोरिदम बनने दो। ऑन द अदर हैंड दूसरा आता है आपके पास सोशलिज्म। ये क्या बोल रहा है? ये बोलता है कि यार मतलब बहुत कुछ बोलता है, इससे अपने आप इसमें 10 लेक्चर लिए जा सकते हैं। हम ये मान के चले यहाँ के स्कोप से, ये क्या बोलता है कि यार जो इनइक्वालिटी है ना वो हमेशा से समाज में रही है, और उसका कारण है समाज में ढांचा ही आपका गलत है। हमेशा से क्या हुआ है कि वो जो पावर में हैं, जो अमीर हैं, वही लॉ बनाते हैं, और वो ऐसे लॉ बनाते हैं जिससे उनका ही भला होता है, और ये सिस्टम ऐसे ही परपेचुअली चला आ रहा है। तो ये बोलता है कि पुराने टाइमों से देख लो, ग्रीक में मास्टर्स होते थे और स्लेव्स होते थे। रोमन टाइम में आ जाओ, प्लेबिसिनियन आ गए। फिर उसके बाद में आप जब मेडिवल टाइम्स आए तो क्या हो गया? लॉर्ड है आपके पास में, सर्फ है, मतलब ये जिम्मेदार हो गए बड़े बड़े प्रॉपर्टी वाले, और ये आम किसान हो गया। और आज की डेट में कहता है आप देख लो, एक है कैपिटलिस्ट,
या बुर्जुआ बोलते हैं इसको फ्रेंच में, या कैपिटलिस्ट, या फिर इंडस्ट्री का ओनर लगा लो, और ये हो गए वर्कर्स। कहता हमेशा से बस यही तो चला आ रहा है, सारी पावर इनके पास में, सारी इकोनॉमी इनके पास में, क्योंकि इनके पास में इकोनॉमी है, बिकॉज दे कंट्रोल द प्रोडक्शन, दे कंट्रोल द सप्लाई। सिंस दे कंट्रोल द इकोनॉमी, दे कंट्रोल एवरीथिंग, दे कंट्रोल रिलीजन, दे कंट्रोल मीडिया, दे कंट्रोल सिविल सोसाइटी, हर कोई चीज़ जो है इन्हीं के कंट्रोल में है। और ये बस बंदा जो है, ये बस सारी ज़िंदगी एक चीज़ पे अपनी प्रोडक्शन करता रहता है। 30 साल काम करने के बाद जब वो रिटायर होता है, अब वो रिटायरमेंट के बाद में भी देखता है कि कुछ कर लूँ यार, नहीं तो मैंने घर कैसे चलाना है। ऑन द अदर हैंड इनके पास सारी प्रॉपर्टी रहती है। और अगर आप फैक्चुअली देखोगे, अगर हम दुनिया का आंकड़ा उठाएं, तो आप भी आजकल भी नॉर्मल हम पढ़ लेते हैं कि रिपोर्ट आ जाती है कि इस दुनिया में 100 लोगों के पास उतने पैसे हैं जितने बाकी लेट्स से 500 करोड़ लोगों के पास है। ऐसा कुछ भी आ जाता है, कोई ना कोई खबर आ जाती है। तो इनइक्वालिटी के ऊपर इनका बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये जो है ना, जैसे उनका आइडिया, कोर आइडिया था लिबर्टी, इनका आइडिया है कोर आइडिया इक्वालिटी। वहां पे आज़ादी, यहाँ पे बराबरी। तो ये क्या बोलते हैं कि क्या होना चाहिए, सारे दुनिया के वर्कर्स, वो क्या बोल रहे थे, फ्रीडम होनी चाहिए। ये बोलते हैं पूरी दुनिया के वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। सारी दुनिया के वर्कर्स इकट्ठे हो जाए और वो क्या करे, रेवोल्यूशन लेके आए। कैसा रेवोल्यूशन? वायलेंट रेवोल्यूशन। ठीक है, वायलेंस इज द मिडवाइफ ऑफ द चेंज लाने के लिए जो आपको एक दाई चाहिए, जननी चाहिए, वो कौन है? गुस्से से आता है, कहते हैं। ठीक है, वायलेंट रेवोल्यूशन आए, वो जो ऊपर बैठे हैं अमीर लोग, बुर्जुआ लोग, इनको हटा दिया जाए, मार दिया जाए, ये सब कुछ कर दिया जाए जो पावर में है, और एक नई सरकार बनाई जाए। ये सरकार किसकी है? इन वर्कर्स की। आप ये ना सोचना है क्या ही बोली जा रहा है, लेनिन ने यही तो किया, फिर इससे इंस्पायर हुआ, रशिया में जार को मार दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे, कहते हैं यार ऐसा ही हुआ है, जार को मार दिया, अपना रूल बना लिया कम्युनिस्ट पार्टी का। चाइना में भी यही किया माओ जेडोंग ने, वो इकट्ठे हुए, उन्होंने वहाँ की जो डायनेस्टी थी उसको मारा, भगा दिया उधर ताइवान में, अपना कम्युनिस्ट कंट्री बना ली। कम्युनिज्म का बेसिक आइडिया यही है। तो अब ये जो वर्कर सारे इकट्ठे हुए और इन्होंने एक अपनी सरकार बना ली, सारी की सारी वर्कर्स की। और अब कहते हैं ये सरकार क्या करे, अब ये रिसोर्सेज जो कंट्री में है इसके इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करे। कैसी? टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, हर बंदे की उस जरूरत के हिसाब से, एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, उसकी नीड और उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसको काम और रिसोर्सेज, उसको जॉब्स और उसको रिसोर्सेज एलोकेट किए जाए, ताकि एक बराबरी वाला समाज बन जाए। ये वाली जो गवर्नमेंट है, दिस सिस्टम वेयर द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, जो जितने भी पैटर्न है इकोनॉमी के, ये स्टेट कंट्रोल्ड है, मार्केट कंट्रोल्ड नहीं है, स्टेट कंट्रोल्ड है। और स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन। इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं? सोशलिस्ट स्टेट। अगर हम मार्क्स के आइडिया की बात करें, और भी बहुत सारे सोशलिज्म आए हैं प्लेटो के टाइम से, यहाँ के कंसेप्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। इस आइडिया को हम बोल रहे हैं सोशलिज्म, कार्ल मार्क्स वाले। अब ये जब रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कहता है कार्ल मार्क्स बोलता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि वर्कर्स ने ही तो बनाई है ये सारी सरकार, एक दिन जब सारा के सारा रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उस दिन सब लोग बराबर हैं, सब लोग यहाँ पे बराबर बैठे हैं। अब बस ये ऊपर बैठे हैं जो सरकार चला रहे हैं, आज ये भी त्याग पत्र दे दें और नीचे आके बैठ जाएं आम लोगों की तरह। अब आपके पास एक परफेक्ट समाज बन गया जिसमें ऊंचाई नीचाई नहीं है, अमीरी गरीबी नहीं है। ये सिस्टम, अब ये कंट्री कैसे चले? कहता है सेल्फ हेल्प ग्रुप से चला लो, अब एनजीओ से चला लो, एंड देन सो ऑन। क्या ये पॉसिबल है? पहले ना, मतलब मैं हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग कैपिटलिस्ट रहा हूँ। आई हैव नेवर हैड एनी फेथ इन सोशलिज्म। इनफैक्ट मैं एक बार अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहा था तो मैं आई स्टार्टेड विद दिस जोक कि एक लड़का और एक लड़की ना पहली बार डेट पे जाते हैं, तो लड़की बोलती है कि आई बिलीव इन सोशलिज्म, तो लड़का बोलता है इट्स ओके, इवन आई डोंट अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स। ओके, सो द पॉइंट इज अदरवाइज आई हैव नेवर थॉट कि दिस इज पॉसिबल। पर जब से मैंने ये कोर्स लॉन्च किया, ये वाला, तो मैं सोच रहा था कि अदरवाइज
ये हम क्या है, एक तरह का मतलब अदरवाइज हमारे पेड कोर्सेज चलते हैं भाई, ऐसे कोई हम होलियर देन दाऊ नहीं बन रहे। इस कोर्स की अगर हम बात करें तो हम एक एनजीओ की तरह ही काम कर रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं बढ़िया, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में जैसा पढ़ा रहे होंगे वैसा ही हम पढ़ा रहे हैं। तो हाँ, मतलब समाज तो चल ही सकता है बिना सरकार के भी। जैसे देखो एजुकेशन चल रही है, ऐसे कोई हेल्थ चला सकता है, ऐसे कोई पीडब्ल्यूडी चला सकता है, ऐसे कोई रोड चला सकता है, कोई कुछ चला सकता है इन थ्योरी। तो ये क्या बोलता है, कार्ल मार्क्स कहता है कि अब जब सब कुछ बराबरी में रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब सरकार भी चली जाए। ये जो स्टेज है जब सब बराबर है, इसको हम बोलते हैं कम्युनिज्म। सो सोशलिज्म और कम्युनिज्म में अगर हम मार्क्स की भाषा में बात करें तो फर्क क्या है, स्टेज का फर्क है। सोशलिज्म वो स्टेज है जब वर्कर्स की सरकार बनी हुई है, वर्कर्स की गवर्नमेंट बनी हुई है और वो रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जिस दिन रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई और सब बराबर हो गए, ये स्टेज को हम बोल रहे हैं कम्युनिज्म। सो सोशलिज्म इज अ रोड टू कम्युनिज्म। हम बोलते हैं चाइना कम्युनिस्ट स्टेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना में ये वाली स्टेज मीट हो गई। इसका मतलब ये है कि चाइना इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा, ये उसके आइडियल है, वो ये करने का क्लेम कर रहा है। रियलिटी में क्या होता है कि जब आप ऐसे वर्कर्स की एक सोशलिस्ट स्टेट बना देते हो, चाहे वो रशिया उठा लो चाहे चाइना उठा लो, यही सबसे बड़े एक्सप्लॉइटर बन जाते हैं जो सबसे ऊपर बने बैठे होते हैं। इंसान की फितरत है कि उसको लगता है कि पावर शेयर होनी चाहिए, कहाँ तक, मुझ तक, मुझे ना फिर नीचे पावर शेयर करनी पड़े, बस ऊपर वाले पावर नहीं शेयर करते यार, शेयर करनी चाहिए कितने, मेरे लेवल तक। सो यहाँ पे भी यही होता है। आई होप आपको एक बेसिक्स आइडिया पता लग गया कि कम्युनिज्म क्या है, एक इवेंचुअल यूटोपियन, एक बहुत आशावादी, एक ऐसी स्थिति जिसमें सब लोग बराबर हैं। सोशलिज्म से कम्युनिज्म का ये रास्ता है मार्क्स के हिसाब से। ये इतना लंबा चौड़ा प्रवचन मैंने आपको क्यों दिया है, एक तो आपके पेपर में आएगा, रेगुलरली आता है। दूसरा, अब अगर आप देखो तो ये आइडिया तो अच्छा है, बराबरी वाला, सबकी भलाई वाला, ये सारे आइडिया तो अच्छे हैं। रास्ते से अपने को दिक्कत हो सकती है कि यार ये क्या रास्ता बता रहा है कि सब इकट्ठे हो जाएं, वायलेंट स्ट्रगल कर दें, अमीरों को मार दें, प्रॉपर्टी सरकार अपने कब्जे में ले ले, सरकार ही अपने पास सब कुछ रखे, लिबर्टी जैसी कोई चीज़ नहीं रहती फिर बाद में, और फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन करे। आपको उसके डेस्टिनेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो वो रूट ले रहा है उससे प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने डिस्कशन शुरू की थी फेबियन सोशलिज्म से। फेबियन वाले यही है। फेबियन वाले क्या बोल रहे हैं कि यार डेमोक्रेसी हो, नॉर्मल सिस्टम हो, चुनाव कराए जाए, सरकार बने, सरकार ऐसे पॉलिसीज लेके आए जिससे सबकी वेलफेयर हो, इक्वालिटी आए, सबका भला हो, गरीब को स्ट्रेंथ मिले, एंड देन सो ऑन। तो फेबियन सोशलिज्म का मतलब समझ गए, सोशलिज्म थ्रू दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस, थ्रू दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इसका एजेंडा क्या है कि हमारी जो सरकार है वो क्या ना हो, पुलिस स्टेट ना हो, इसकी बजाय क्या हो, वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट मतलब लोगों का भला करने वाली स्टेट हो, पॉलिसीज चलाती हो, बच्चों को फ्री एजुकेशन दे दे, स्कूल में खाना दे दे, बुजुर्गों को रिटायरमेंट के बाद उनके भत्ते दे दे, अनएम्प्लॉयमेंट वालों को भत्ते दे दे, मेडिकल ट्रीटमेंट सस्ते में कर दे या फ्री में कर दे, एंड सो ऑन। पुलिस स्टेट क्या है कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हाँ तुम्हारे बीच में अगर कोई पंगा होएगा तो हम आएंगे, न्याय कराएंगे, लॉ एंड ऑर्डर हम मेंटेन करेंगे। ये बेयर मिनिमम सरकार है, वेलफेयर वाली आपके भले के लिए सरकार है, ठीक है। ये जो है ना, जो मैंने अभी कमेंट्री की है, ये आपको पता होनी चाहिए, और सीरियस सेंस में अगर मैं बोलूँ तो पता होनी चाहिए बिफोर स्टडिंग द डीपीएसपीज। हम बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ते हैं सारे, फिर अपने को लगता है कि कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं है। चलो जी, आर्टिकल 36 to 51 में दिया हुआ है हमारे पास डीपीएसपीज। सबसे पहले जो अब यहाँ से मैं आपको कुछ प्री ओरिएंटेड फैक्ट्स बताना चाहूँगा जो यूपीएससी में भी आए हुए हैं। इनको क्या बोल रहे हैं हम ये तो मैंने बता दिया आपको, आयरिश से आए हैं, जो खुद स्पेनिश से आए हैं। इसको छोड़ दो, ये मैंने आपको सब बता ही दिया है। हाँ, ये सुनो भाई, ग्रैनविल ऑस्टिन एक पर्सन है जो बहुत बड़े हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट माने गए हैं। उन्होंने बोला है कि डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स के बारे में, क्या, कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अंतरात्मा तो यही दो चीज़ें बताती हैं, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। तो ये आपको एज इट इज कोट आ सकता है। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो दिए हुए थे, वहाँ से आपने ये उठा लिया अपना
डीपीएसपी का आइडिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब सरकार को कुछ डायरेक्शंस दी जा रही हैं कि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। तीसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि फंडामेंटल राइट्स में क्या था कि आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक आपको राइट दे दिया, अगर सरकार उसको वायलेट कर रही है या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल उसको वायलेट कर रहा है तो क्या है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। डीपीएसपी में क्या है कि ये दे दिया आपको, लिख दिया कि यूनिवर्सल सिविल कोड लाएंगे, लिख दिया कि पंचायतें बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सीधा कोर्ट पहुंच जाओगे कि जी लिख तो दिया था बनाई तो है नहीं। दे आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, तो आप सरकार को, गवर्नमेंट को कंपेल नहीं कर सकते इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। सरकार खुद वॉलंटरीली इसके ऊपर काम करती रहती है और बहुत सारे लॉज बना रखे हैं, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट अदरवाइज गवर्नमेंट कैन नॉट बी कंपेल्ड। ये याद रखना, छोटी छोटी चीजें, डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिशिएबल। नेक्स्ट, ये भी एक स्टेटमेंट आप याद रख लेना कि डीपीएसपीज के बारे में बोली जाती है कि क्या है, एक ऐसा चेक है बैंक का जो सिर्फ तभी आप कैश करा सकते हो जब बैंक में रिसोर्सेज होंगे। एक चेक दे दिया, जब पैसे होंगे तो उसको आप कैश करा सकते हो, जैसे हुआ भी है। अगर आप देखो पंचायतें तब लिख दी थी अपना 90s में, पंचायतों के लिए प्रोविजन आ गए, और इसी तरह हमारे बहुत सारे और एक्ट एजुकेशन से रिलेटेड आ गए, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड आ गए, तो यहाँ पे लिख दिया जैसे जैसे इनको ट्राई सरकार की यही है कि इन सबको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल चाहे ये है वो है, इसको छोड़ के चलो। अब मैंने जो आपको अभी प्रवचन दिया था ना, सोशलिज्म, लिबरल वाला, कैपिटलिज्म वाला, वो इसलिए दिया था, कई बार ना आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि यार डीपीएसपी 4 लिख देते हैं और बोल देते हैं इनमें से कौन सा सोशलिस्ट है, कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल है, कौन सा लिबरल प्रिंसिपल है। हुआ क्या है कि अब आपको ना सोशलिज्म का आइडिया पता लग गया। कोई भी प्रिंसिपल जो एसेंशियली ये ट्राई कर रहा होगा कि यार इक्वालिटी हो, वर्कर्स के पास पावर हो, प्रो वर्कर है, प्रो कम्युनिटी है, ना कि प्रो इंडिविजुअल है, प्रो वर्कर, प्रो इक्वालिटी, वो कौन सा प्रिंसिपल होएगा? सोशलिस्ट। वो प्रिंसिपल जो बहुत लिबरल आइडियाज की बात करे, इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन की बात करे, या फिर नेशंस के बीच में रिलेशनशिप की बात करें, ये जो सारे वेस्टर्न आइडिया है कि जुडिशरी अलग होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव अलग होने चाहिए, जो इस तरह की बातें करें, वो क्या है? लिबरल प्रिंसिपल भी बोलते हैं उसको, और एक क्या बोलते हैं? लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। और वो प्रिंसिपल जो भारतीय इंडियन वैल्यू सिस्टम की बात करे, कम्युनिटी की बात करे। गांधी बोलते थे कि इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, हिंदुस्तान को जानना है तो गांव घूमो, गांव में बसता इंडिया है, तुम्हारे 4 शहरों में, बॉम्बे और कलकत्ता में नहीं इंडिया बसता। तो गांधी के जो आइडियाज हैं उसके हिसाब से अगर कोई प्रिंसिपल आपको पढ़ के लगेगा, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री होनी चाहिए, लघु उद्योग, खादी उद्योग होना चाहिए, लोग शराब ना पिए, ये थोड़ा सा गांधी जी बोल गए, ठीक है। इस तरह के राइट्स जो बनाए, इस तरह के डीपीएसपी जो बनाए जाए, वो सारे हो गए गांधीयन प्रिंसिपल। ये मैंने इसलिए आपको बताया है, और मैंने अपनी शीट में ना आपको लिख के नहीं दिया ऐसे कि यार आर्टिकल 39 ये है, 40 ये है, 50 ये है। ये ना मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही आइडेंटिफाई करो। टेस्ट में हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे इससे रिलेटेड, तो आपको खुद को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये हम करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में आपके 4-5 टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।